हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आज मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए जो है मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन बताया मैट्रिक्स का, फिर उसके बाद आपको क्या सिखाया था कि जनरल एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स को जनरली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब चीजें बताया होता है। ऑर्डर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन आप किसी मैट्रिक्स का कैसे करोगे, ठीक है। आज क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखोगे और कंपेरेबल मैट्रिसेस और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक। तो आप लोग पिछले क्लास को देखना और उसके आगे जो है आज आगे प्रोसीड करना है। तो पिछले क्लास में आपके पास लेक्चर वन मैट्रिसेस लेक्चर वन करके डाला गया है। उस वीडियो को आप लोग देखो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा देखो और शेयर करो लोगों को। आज बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो हमारे पास पहला जो आएगा वो क्या आएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज के कॉन्सेप्ट में आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और आप कैसे कंपैरिजन करोगे दो मैट्रिसेस को, कैसे आप इक्वल देखोगे दो मैट्रिसेस को, वो सब चीजें यहाँ पे सिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले जैसे अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास रो मैट्रिक्स आता है। क्या आता है? रो मैट्रिक्स। नाम से समझना, ताकि जो है याद करने में या समझने में इजी रहे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये ऐसा मैट्रिक्स होता है ना जिसमें केवल एक रो होता है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज वन होना चाहिए, ठीक। तो अ मैट्रिक्स इन विच, ये ऐसा मैट्रिक्स आएगा इन विच देयर इज ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगा। जब केवल एक रो होगा मतलब क्या हुआ कि ये वन इंटू एन ऑर्डर का होगा, वन इंटू एन टाइप का इसका ऑर्डर होगा। इसमें एक रो, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वन रो, नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी एनी नंबर। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो ये हमारे पास इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स नाम देते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल में हमारे पास अगर हम केवल ये लिखते हैं, ये एक एलिमेंट, ये देखो वन इंटू वन ऑर्डर का है, तो इसमें एक ही रो है ना, तो ये भी रो मैट्रिक्स होगा। फिर उसके बाद अगर मान लो हम इधर ए बी लिखते हैं, तो देखो ये वन इंटू टू ऑर्डर का आया, ये भी एक ही रो है ना इसमें, तो नंबर ऑफ रो वन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जो है रो मैट्रिक्स होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, हम यहाँ ए बी सी सपोज कर लो तीन एलिमेंट लेते हैं, देखो ये वन इंटू थ्री ऑर्डर का है, तो ये भी क्या हुआ, रो मैट्रिक्स। तो जो रो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर जो होगा, द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, कोई भी रो मैट्रिक्स अगर गिवन है उसका जो ऑर्डर होगा विल बी ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास क्या आएगा, ऑफ द फॉर्म वन इंटू एन। नंबर ऑफ रो वन होगा, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट जो है, रो मैट्रिक्स के बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान देना इधर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। किस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, हम कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो था केवल, वैसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक कॉलम होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम, ठीक है। अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम, उसको हम क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, केवल एक कॉलम। जैसे एग्जांपल देखो, एक तो ये आ जाएगा, ये ना आपका कॉलम भी है और रो भी है। देखो इसमें एक कॉलम है ना केवल, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसमें एक रो था इसलिए रो मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों में कंसीडर किया जाएगा। फिर उसके बाद देखो दूसरे एग्जांपल में, जैसे मान लो आपने ये लिया, ए लिया बी लिया, तो देखो इसमें नंबर ऑफ रोज टू आए लेकिन नंबर ऑफ कॉलम वन आया, तो ये टू इंटू वन बन गया। फिर उसके बाद आप देखो, आप मान लो तीन एलिमेंट ले रहे हो ए बी सी, तो देखो इसमें रोज कितने हो गए, थ्री रोज और वन कॉलम आए, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, थ्री इंटू वन आएगा।
ऐसे करते हुए। तो अगर हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की ना, तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो n इंटू वन टाइप का होगा। कॉलम वन होगा, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ क्या निकल करके आएगा, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स विल बी ऑफ द फॉर्म, तो ये फॉर्म n इंटू वन टाइप का होगा, ठीक है, n इंटू वन। ये आपके पास दो टाइप मिला, एक रो मिला, एक कॉलम मिला, ठीक है। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगा, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा, केवल और केवल एक कॉलम होगा। अब नेक्स्ट देखो, जब आपने रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स सीख लिया, तो एक नाम आता है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। मतलब ये कोई ऐसा कुछ है नहीं पर्टिकुलर टाइप हो, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसी किसी बुक में दे देता है कभी कभी, और ये कोई पर्टिकुलर टाइप में है नहीं। कोई भी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, कब, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, ये एक मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों डिफरेंट होंगे। अ मैट्रिक्स, ठीक है, इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, आर डिफरेंट। ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब ये यम इंटू यन टाइप का होगा। तो ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा ये यम इंटू एन फॉर्म में होगा, जिसमें कंडीशन क्या होगी कि एम नॉट इक्वल टू एन, एम की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एन के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर यम और एन इक्वल हो गया तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर, देखो जैसे अगर मान लो हम बात करते हैं ए कॉमा बी, ए और बी दो एलिमेंट है ना, इसका ऑर्डर हमारे पास वन इंटू टू आ रहा है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है ना, इसलिए ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा क्या हो सकता है, इधर देखो आप बी ए भी ले सकते हो। तो बी ये देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज टू है, नंबर ऑफ कॉलम वन है, तो ये टू इंटू वन ऑर्डर का होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरीके से क्या ले सकते हैं हम, जैसे मान लो हम इधर ए बी, हाँ, सी लिए, इधर ले लिए डी ई एफ, देखो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज टू है, नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री हैं, ये टू इंटू थ्री ऑर्डर का एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो ये होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज डिफरेंट होंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉलम मैट्रिक्स। देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, किस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आएगा, सॉरी रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो गया ना। नेक्स्ट आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, किस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स नाम देते हैं, कौन से मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो समझना। स्क्वायर मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, ये वैसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ये हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स, ठीक है, इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जो नंबर ऑफ रोज होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, मतलब जितने रो होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स।
वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या बोला इसमें? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। इसका जो ऑर्डर होगा ना, तो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑफ द फॉर्म। तो ये किस फॉर्म में होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा n इंटू एन के फॉर्म में होता है। n इंटू एन का मतलब नंबर ऑफ रो भी n आया और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या आएगा? n। तो देखो एग्जाम्पल में मान लो आपने एक एलिमेंट ए ले लिया, तो देखो इसका ऑर्डर 1 इंटू 1 है ना, बताए थे ना। ये रो मैट्रिक्स में भी आया था, ये कॉलम मैट्रिक्स में भी आया था, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एक फॉर्म होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा? मान लो आपने इधर अब 1 इंटू 1 बन गया, 2 इंटू 2 का ले लो। देखो ए बी सी डी, ये हमारे पास 2 इंटू 2 का आया। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है? ए बी सी, इधर डी ई एफ ये आया, और इधर जी एच आई, तो ये 3 क्रॉस 3 का बन जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 क्रॉस 3, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए? स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब बात आती है ना, देखो अब इसके बाद एक जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ोगे, डायगोनल मैट्रिक्स, उसको समझने से पहले आप डायगोनल एलिमेंट समझो कि किस तरह के एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ठीक, देखो डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे, कौन सा एलिमेंट हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होता है, क्या क्राइटेरिया होता है डायगोनल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का। तो पहले हम डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे। देखो डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या होगा? एन एलिमेंट, जैसे आप मैट्रिक्स के एलिमेंट को जनरली क्या करते हो? ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हो। तो एन एलिमेंट ए आई जे फॉर विच क्या आएगा आपके पास? आई इक्वल टू जे। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, जैसे A11, A22, A33, A44, ये सब क्या आएंगे आपके पास? डायगोनल एलिमेंट। बोला ना, एन एलिमेंट ए आई जे फॉर विच आई इक्वल टू जी जे। ठीक, जब किसी भी एलिमेंट के लिए आई और जे की वैल्यू सेम हो जाएगी, मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएगा, तब वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है? जो है, तब हम सब वो जो एलिमेंट होगा वो डायगोनल एलिमेंट होगा। तो ये क्या बोला? एन एलिमेंट ए आई जे फॉर विच आई इक्वल टू जे इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। इस तरह के एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में क्या आएगा? E11, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, आई की भी वैल्यू 1 आया, जे की वैल्यू। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े, ANN मतलब nth रो nth कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, आर डायगोनल एलिमेंट्स, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। इनको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये मत सोचना कि रेक्टेंगल स्क्वायर यानी कि क्वाड्रिलेटरल की तरह इसमें दो डायगोनल होंगे, नहीं, मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होगा, वही प्रिंसिपल डायगोनल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल कौन निकल करके आएगा? अब ऐसे समझ जाना, डायगोनल भी मैट्रिक्स में क्या होगा, या डायगोनल एलिमेंट किस किस पोजीशन पे होंगे? तो जहां जहां जो है आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब A11 पोजीशन, A22 पोजीशन, A33 पोजीशन, A44 की जो पोजीशन होगी, ये डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जब डायगोनल एलिमेंट आप सीख गए, तो अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। मेन टाइप देखो यहीं से शुरू होता है, जिसके लिए ये पूरी भूमिका बनाई गई है। जो आपने सब कुछ पढ़ा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ना, और ये डायगोनल एलिमेंट, ये सब डायगोनल मैट्रिक्स, और ये सब केवल और केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहचानने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब टाइप्स पे आ जाते हैं, क्योंकि आपने डायगोनल एलिमेंट सीख लिया है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे, किस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने की पहली जो कंडीशन होती है ना, वो होती है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए।
स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी आप डायगोनल बना पाओगे। तो क्या आएगा डायगोनल मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स? इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ये जीरो होंगे। बात समझ में आया? देखो, इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कंडीशन ये निकल के आया, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कंडीशन है? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन जीरो, मतलब जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो हो जाएंगे। सारे डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। मतलब अगर इस मैट्रिक्स के हम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए आई जे की जो वैल्यू आएगी, दो ही वैल्यू रह जाएगी, एक नॉन जीरो आएगा, यानी कि वो ए आई जे होगा जो मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो इसका एलिमेंट जो हमारे पास निकल करके आएगा, तो देखो आई नॉट इक्वल जीरो आएगा तो नॉन जीरो आएगा। मतलब इसकी वैल्यू ए आई जे अगर हम रखते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगा? ये नॉन जीरो आएगा। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो कब? इफ आई इक्वल टू जे। और इधर क्या होगा? ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल टू जे। देखो, आई नॉट इक्वल जे का मतलब क्या हुआ? आई जे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। और यहाँ आई इक्वल टू जे का मतलब क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में क्या होगा? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट, देखो आई नॉट इक्वल जे, वो सब जीरो रहेंगे। और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे जिनके लिए आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी वो नॉट इक्वल जीरो होंगे। तब ये हमारे पास क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखो। अब कंडीशन क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स होने की सबसे पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि मैट्रिक्स जो है स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, ये अगर हम केवल यहाँ एक एलिमेंट मान लो वन लिख दें या ए लिख दें, हमने ए लिख दिया मान लो, तो ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें एक ही एलिमेंट है जो नॉन जीरो है। ठीक है, अब अगर मान लो दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो हम यहाँ वन लेते हैं, यहाँ जीरो लेते हैं, यहाँ जीरो, यहाँ थ्री ले लेते हैं। देखो, ये टू क्रॉस टू का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट ए वन वन की वैल्यू वन है, ए टू टू की वैल्यू थ्री है, जबकि नॉन डायगोनल एलिमेंट ए वन टू और ए टू वन इनकी वैल्यू जीरो है। तो ये भी क्या आएगा? इसको ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो गया। थ्री क्रॉस थ्री की बात करेंगे तो जैसे मान लो हम यहाँ टू ले लेते हैं, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ माइनस थ्री ले लेते हैं, यहाँ जीरो, देखो जीरो जीरो, यहाँ फाइव मान लो ले लेते हैं। देखो अब ये थ्री क्रॉस थ्री में निकल करके आया। ठीक है, तो क्या मिल रहा है आपको? देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो हैं जिनके लिए आई और जे इक्वल नहीं है। देखो, वन वन आई और जे इक्वल है तो वहां पे वैल्यू टू है, टू टू वैल्यू माइनस थ्री है, ए थ्री थ्री वैल्यू फाइव है। तो जब आई की वैल्यू जे के इक्वल है तब नॉन जीरो आ रहा है, और जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है तब जीरो आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये जो वैल्यू निकल करके आएगी ये वैल्यू हमारे पास क्या मिली? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जैसे रिप्रेजेंट करना है ना, ये वाला देखो, इसको एक एक करके इन्हीं तीनों से दिखा देते हैं। पहले वाले के लिए जैसे ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड नंबरिंग कर देते हैं ताकि इधर लिखने में इजी रहे। देखो शॉर्टकट में, ये अगर फर्स्ट वाले में ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल और इधर ए लिख दोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सिंगल एलिमेंट था। क्या था? सिंगल एलिमेंट था। सेकंड वाले केस को आप ऐसे लिख सकते हो, डायगोनल, देखो डायगोनल इधर आएगा वन थ्री, तो वन थ्री का मतलब वन वन पोजीशन पे वन है, टू टू पोजीशन पे थ्री है, बाकी सब क्या है? जीरो है। फिर उसके बाद थर्ड वाले की बात करेंगे, थर्ड वाला जो है ये हमारे पास डायगोनल, और डायगोनल में क्या आएगा? यहाँ टू आएगा, माइनस थ्री आएगा, फाइव आएगा। देखो,
इसका मतलब 1 1 पोजीशन पे 2 है, 2 2 पोजीशन पे -3 है, 3 3 पोजीशन पे क्या रहेगा, 5 रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने की क्या कंडीशन आई, इसके जो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और इसके जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब नॉन जीरो होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म आएगा, मतलब अगर बोला जाए तो वो क्या आएगा, कोई भी आपके पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। देखो डायगोनल का ही एक स्पेशल केस होगा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, क्या होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है ना जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू जो है क्या होती है, इक्वल होती है और नॉन जीरो। नॉन जीरो रहेगा और इक्वल रहेगा, वेरी नहीं करेगा, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। तो मतलब ये भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। देखो ये क्या निकल करके आएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are नॉन जीरो, नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक, एंड इक्वल, नॉन जीरो और साथ में इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है, आर जीरो। इज कॉल्ड, इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स होता है ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। कौन, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो और इक्वल होने चाहिए, ठीक, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तब उसको हम स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल की बात करें, देखो 1 क्रॉस 1 में ये आया, हाँ ये डायगोनल में भी जा रहा है, स्केलर में भी। डायगोनल जो स्केलर जो होता है ना, डायगोनल का पर्टिकुलर केस होता है। नेक्स्ट देखो, जैसे यहाँ मान लो A0 0 A दे दिया, A0 0 A, देखो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम आई और नॉन जीरो आया। नेक्स्ट देखो, अब अगर 3 क्रॉस 3 में, तो ये आपका 2 क्रॉस 2 हो गया। फिर 3 क्रॉस 3 में देखो ए ले लिए, जीरो ले लिए, जीरो ले लिए, ए ले लिए, जीरो ले लिए, फिर 0 0 A ले लिए। ये देखो ये 3 क्रॉस 3 का बन गया। इसमें देखो सब में क्या कंडीशन दिखी कि डायगोनल एलिमेंट जो है सेम है और नॉन जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स जब आप सीख गए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है जिसका सबसे ज्यादा यूज है वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो देखो आपने सीखा ना कि डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स भी क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी की बात करेंगे ना, आइडेंटिटी स्केलर का एक स्पेशल केस होता है, स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस क्या आएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो आइडेंटिटी स्केलर ये सब भी क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स ही होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या निकल करके आएगा, आइडेंट, और सबसे ज्यादा मतलब आप इसी को यूज करोगे, इंपॉर्टेंट है ये इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के केस में क्या आएगा हमारे पास, हमने बताया कि ये स्केलर होता है, मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे और नॉन जीरो होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। तो क्या कंडीशन बनेगी आइडेंटिटी होने के लिए, तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix in which all diagonal elements all diagonal elements are one,
सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, वन, इक्वल रहेंगे और वन रहेंगे, ठीक है। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसी को यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू वन होगी और सभी डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू वन होगी और सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। इसमें देखो एग्जांपल की बात करेंगे तो ये हमारे पास वन, वन इंटू वन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन आएगा, ठीक है। टू क्रॉस टू में चलेंगे तो वन जीरो जीरो वन आएगा, तो ये टू क्रॉस टू हो गया। फिर थ्री क्रॉस थ्री में चलेंगे तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये थ्री क्रॉस थ्री का आया। अब फोर क्रॉस फोर की जरूरत होगी, इसी तरह से बढ़ते जाएगा, वन जीरो 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 वन जीरो जीरो, फिर क्या मिलेगा, जीरो जीरो वन जीरो 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 वन आएगा। ये फोर इंटू फोर का मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सब किसके एग्जाम्पल हो गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना हम क्या करते हैं जनरली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। अगर कैपिटल आई कहीं लिखा है तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उसमें कंडीशन क्या होती है, कभी कभी ना ऐसे लिखेगा, देखो आई वन, आई वन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन इंटू वन, या फिर आई टू लिख देता है, आई टू का मतलब क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू इंटू टू। आई थ्री लिख सकता है, आई थ्री का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू थ्री, ठीक है। ऐसे करते हुए मिलेगा आई एन, आई एन का मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ जो है ऑर्डर एन इंटू एन हो जाएगा। तो ये आपके पास इतना जो था ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस था, ठीक। इतने ही टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। देखो नेक्स्ट की बात करेंगे ना, तो एक आता है सब मैट्रिक्स, समझ लो। सब मैट्रिक्स कोई इसका बहुत ज्यादा यूज है नहीं, बस आप जानते रहो। सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सब का मतलब पार्ट होता है ना, ये मैट्रिक्स का पार्ट होता है जब उसके किसी रो या किसी कॉलम या दोनों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कैसे फाइंड किया जाता है, उसके किसी रो या किसी कॉलम या दोनों को एलिमिनेट करके पाया जाता है, ठीक है। ये आएगा अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई एलिमिनेटिंग एनी रो और एनी रो और एनी कॉलम और बोथ, ठीक, मतलब रो या कॉलम को या दो के दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इट्स सब मैट्रिक्स, ये इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब क्या होगा, जैसे देखो सपोज कर लो एक हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, टू गिवन है, थ्री गिवन है, माइनस फाइव गिवन है, यहाँ माइनस वन गिवन है, जीरो है, वन है, और फिर इधर जो है थ्री है, माइनस वन है, मान लो ये मैट्रिक्स गिवन है ए। तो अब इसका सब मैट्रिक्स हमने क्या किया, फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दिया। तो सब मैट्रिक्स ऑफ ए जब निकालोगे, सब मैट्रिक्स ऑफ ए, तो ए का सब मैट्रिक्स क्या आएगा, आप जो है फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दो बाई एलिमिनेटिंग या रिमूविंग, जो भी मन करे, एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो को जब एलिमिनेट कर दोगे, देखो क्या मिलेगा, आपके पास फर्स्ट रो निकल गया, माइनस वन जीरो वन थ्री माइनस वन वन। एक्चुअली क्या है ना, इस सब का यूज जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने, सब मैट्रिक्स का जो यूज आएगा वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए किया जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए इसका यूज आपको उतना मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये आएगा। हाँ, कोफैक्टर निकालते टाइम, माइनर निकालते टाइम भी यही काम किया जाएगा, तो वहां से समझ लेना, ठीक।
ये सब में अब इसी तरीके से अगर मान लो एलिमिनेटिंग फर्स्ट कॉलम कर देता तो ये हट जाता, 3 - 5 0 1 -1 बच जाता। दोनों एलिमिनेट कर देगा, 0 1 -1 1 बच जाएगा। तो ये आपके पास जब किसी रो या किसी कॉलम को एलिमिनेट करेंगे या रो कॉलम दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर देंगे, तो एलिमिनेट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचता है वो हमारा सब मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आपने जो है सब मैट्रिक्स सीख लिया। अब देखो, अब तक तो जो भी था वो सिंगल सिंगल मैट्रिक्स का केस था ना। अब आप कंपेरेबल मैट्रिसेस सीखोगे। क्या सीखोगे? कंपेरेबल मैट्रिसेस, मतलब कौन से मैट्रिक्स कंपेयर किए जा सकते हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेस, या फिर इसी को ना कंपेरेबल, या इसी को दूसरे वर्ड में इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ठीक। कंपेरेबल या फिर इक्विवेलेंट, तो ये कब किया जाएगा? जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स हैं तो हम बस ये देख लें कि उनके ऑर्डर सेम है कि नहीं है। अगर ऑर्डर सेम होंगे तो वो कंपेरेबल होंगे, यानी कि वो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। केवल ऑर्डर, एलिमेंट्स क्या है उससे मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब रहेगा? ऑर्डर से मतलब रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा यहाँ पे? टू और मोर मैट्रिसेस, two or more matrices are said to be comparable और इक्विवेलेंट, चाहे इनको कंपेरेबल बोलोगे चाहे इक्विवेलेंट बोलोगे, ठीक है। इफ दे हैव सेम ऑर्डर, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं तब वो कंपेरेबल कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट कहलाते हैं। दो कंडीशन हमारे पास बनी, क्या बनी? कि या तो उनके ऑर्डर सेम, उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तब उनको हम कंपेरेबल भी बोल सकते हैं, उनको हम इक्विवेलेंट। ऑर्डर से केवल मतलब है, जैसे देखो, अगर मान लो हम एक मैट्रिक्स यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल में, मान लो हम ए लेते हैं एक मैट्रिक्स और इसको लिखते हैं 1 2 3, और इधर लिखते हैं -3 -5 1 लिख देते हैं, ठीक है। और एक मैट्रिक्स हम इधर बी लिखते हैं, यहाँ मान लो ए बी सी लिखते हैं और इधर डी ई एफ लिख देते हैं। देखो, ये भी हमारा 2 × 3 का मैट्रिक्स है और ये भी क्या है? 2 × 3 का मैट्रिक्स है। दोनों के ऑर्डर सेम है ना। यहाँ पे क्या आएगा? ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। ये कंपेरेबल है, या आप इसी को क्या बोल सकते हो? इक्विवेलेंट। कंपेरेबल और इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ये हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके ऑर्डर क्या निकल के आए हैं? सेम निकल के आए। अब देखो, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कभी कभी एमसीक्यू में, या फिर जो है 2 मार्क्स में भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उसका सॉल्यूशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इक्वल मैट्रिसेस। इसका यूज भी रहेगा, मान लो नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो यूज करोगे जब इक्वेशन वगैरह बनाओगे। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस क्या होंगे? इक्वल यानी कि क्या होगा? ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा? टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस ले लो और चाहे दो से ज्यादा ले लो, ठीक है। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, ठीक। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर, ठीक है, उनका ऑर्डर एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। क्या बोल रहा है? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। मतलब क्या होगा? ऑर्डर सेम यानी कि वो इक्विवेलेंट, इक्वल होने के लिए इक्विवेलेंट होना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे देखो आप एग्जाम्पल में, मान लो आपके पास गिवन हो इफ, हाँ, यहाँ गिवन है ए बी सी डी, और ये वैल्यू मान लो इधर गिवन है 2 - 3 3 1, ठीक। तो देखो बीच में इक्वल लग गया ना,
ये दो मैट्रिसेस इक्वल दे दिया है। जब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, 1 1 पोजीशन पे यहाँ ए है, यहाँ 1 1 पोजीशन पे 2 है। फिर यहाँ देखो 1 2 पोजीशन पे बी है, और यहाँ 1 2 पोजीशन पे कितना है -3। फिर देखो यहाँ 2 1 पोजीशन पे सी है, यहाँ 2 1 पोजीशन पे 3 है, तो सी इक्वल 3 हो जाएगा। और फिर डी की बात करेंगे, देखो यहाँ 2 2 पोजीशन पे डी, यहाँ 2 2 पोजीशन पे 1। आपके पास ये कंपेयर करके आपने बता दिया कि ये मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब एक क्वेश्चन इससे हम लोग कर लेते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस से, ठीक है। हाँ, देखो आता है अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग यूज करेंगे। अभी सम जब इक्वेशंस बनाएंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड सम डिफरेंस का, ठीक है, तो वहां हम यूज करेंगे। देखो आप, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ, क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ, देखो मैट्रिक्स में गिवन है x माइनस वाई, और फिर इधर 2x प्लस जेड, ये, और इधर 2x माइनस वाई, और लास्ट में क्या है 3z प्लस डब्लू, ये वैल्यू है, ठीक है। और इक्वल टू कितना गिवन है, इक्वल है -1, और इधर 5 है, फिर उसके बाद 0 है, 13 है, ये है। तो बोल रहा है फाइंड एक्स वाई जेड डब्लू, जेड डब्लू, ये वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। देखो आप क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस वन, तो आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो देखो आप, दो मैट्रिसेस इक्वल दे दिया है ना, तो जब दो मैट्रिसेस इक्वल दिया है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप सॉल्यूशन जब करोगे तो पहले इनको क्या करोगे, सॉल्यूशन में जब आओगे तो आप बना लोगे गिवन। तो गिवन में आपके पास क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, देखो एक्स माइनस वाई, 2x प्लस जेड, फिर इधर 2x माइनस वाई, और इधर 3z प्लस डब्लू, और ये वैल्यू गिवन है किसके इक्वल, -1 5 0 13, ये वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, बताया ना, ऑर्डर तो सेम है ही, ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का। तो अब इनके एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। देखो जब एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, ये x माइनस वाई -1 के इक्वल होगा, कंपेयर करो। तो यहाँ लिखोगे तो आएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये एक इक्वेशन हो गया। फिर देखो ये 1 2, ये 2 1 पोजीशन पे 2x माइनस वाई है ना, और यहाँ 2x क्या है, 2 1 पोजीशन पे 0 है, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर उसके बाद 2x प्लस जेड 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो 2x प्लस जेड, और यहाँ 1 2 पोजीशन पे कितना आया 5, ये इक्वेशन 3 हो गया। और यहाँ देखो 3z प्लस डब्लू है, ये 2 2 पोजीशन पे है, और यहाँ देखो 2 2 पोजीशन पे 13 है, ये इक्वेशन 4। अब देखो अब एक्स और वाई दो वेरिएबल, ये दो रिलेशन है, यहाँ से सॉल्व करके हम एक्स और वाई निकाल लेंगे। जब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी इसमें रख देंगे जेड निकल जाएगा, इसमें रख देंगे डब्ल्यू निकल जाएगा। तो पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो दोनों का आपको क्या दिख रहा है, वाई का कोफिशियंट सेम है और साइन भी सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन 1 एज इट इज लिखा जाएगा, और इक्वेशन 2 के सारे टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो y माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x माइनस 2x करोगे माइनस एक्स इक्वल टू -1 -0 -1, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 निकल के आएगा। अब इस x की वैल्यू 1 चाहे इक्वेशन 1 में चाहे 2 में कहीं पे भी पुट कर दोगे, ठीक है। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 में पुट करो x की वैल्यू 1, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू -2, तो सॉल्व कर लोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा। y कितना आ गया आपके पास, 2 निकल के आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 1 निकली, y की वैल्यू 2 निकल करके आया। अब देखो x निकल गया, तो x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दोगे, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, सॉरी x इक्वल टू कितना निकला है 1,
इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5। यहाँ से z इक्वल टू 5 माइनस 2 3 आएगा। अब z भी निकल गया, इसकी वैल्यू पुटिंग z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में z की वैल्यू 3 रखोगे, 3 इंटू 3 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13। यहाँ से ये 9 हो गया प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13, तो डब्ल्यू इक्वल टू 13 माइनस 9 4 आ जाएगा। तो आपके पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, डब्ल्यू इक्वल टू 4। ठीक है, यही करना था आपको। ऐसे करके कंपैरिजन, जब इक्वलिटी आएगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो आप ऐसे करके सिंप्लीफाई करोगे। आई बात समझ में? ये आप इतना कर लेना जो भी, और इसको अच्छे से सॉल्व करना। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू टाइप में या फिर 1 मार्क्स में। ओके, बाय।